टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, जो कि चैप्टर हमारा फिर से हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है एंड दिस इज चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइन्स एंड एंगल्स। एंड सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द लाइन्स एंड एंगल। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेसिकली क्या है, अभी तक जो तुम ज्योमेट्री करते आए हो टिल 8th क्लास, वो ज्योमेट्री थोड़ा सा डिफरेंट था, बट यहाँ पर जो ज्योमेट्री है, जो रियल ज्योमेट्री है, बेसिकली जो ज्योमेट्री का स्टार्ट है वो क्लास 9 से है एंड जो ज्योमेट्री का बेस है वो क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम सारी एक एक करके हर चैप्टर में थ्योरम्स करेंगे एंड वो जो थ्योरम्स है वो एक दूसरे चैप्टर्स में अप्लाई होती रहती हैं। तो सो वी स्टार्ट विद द लाइन्स एंड द एंगल्स। जो हमारा लाइन्स एंड एंगल्स है, दिस इज बेसिकली इंक्लूडेड इन ज्योमेट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री क्या है हमारा, व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री जैसे कि देखा होगा कि एल्जेब्रा होता है, कमर्शियल मैथ्स होता है, राइट। इसी तरीके से हमारा एक टॉपिक है ज्योमेट्री, मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स द मेजरमेंट। ज्योमेट्री का नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कंस्ट्रक्शन वर्क, ट्राइंगल्स, लाइंस, उनकी मेजरमेंट्स। तो बेसिकली ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स द मेजरमेंट्स, रिलेशनशिप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, लाइन सेगमेंट्स एंड सम स्पेशल फिगर्स इन स्पेस। इन स्पेस मतलब कि इन 3D भी हो सकता है और इन 2 डायमेंशन भी हो सकता है। मतलब ज्योमेट्री जो है इट इज इन 1 डायमेंशन, 2 dimension and 3 dimension. Like if I mark a point, it is in 1 direction. If I draw a line, it is in 1 direction. But if I draw a circle, I draw a square, rectangle, quadrilateral, they are 2 dimensional. And same way हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर पढ़ा है 8th क्लास के अंदर, वो भी हमारा ज्योमेट्रिकल शेप्स ही हैं, बट दे आर 3 dimensional shapes. So in this chapter we study 2 dimensional relationship between the lines and the angles. And what is the role of geometry? Geometry help us in deciding, मतलब ज्योमेट्री का हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें रोल क्या है, क्या रोल होता है? इट इज इन डिसाइडिंग व्हाट मटेरियल टू यूज। हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है। कोई मटेरियल स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई मटेरियल वीक हो सकता है। हम किसी भी मटेरियल को किस एंगल पर फिट करें जिससे कि वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम हो, व्हाट डिजाइन टू मेक एंड ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इटसेल्फ। मतलब हम कौन सा मटेरियल यूज करें। हो सकता है हमारा कोई वीक मटेरियल किसी डायरेक्शन में इतना स्ट्रेंथ नहीं देगा, अगर हम उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर रखते हैं तो वो हमें एक स्ट्रेंथ देता है, राइट। जैसे कि अगर मैं पतली सी स्टिक अगर मैं इस तरीके से लेता हूं और अगर मैं इसको ऐसे बेंड करूंगा वो टूट जाएगी, लेकिन अगर मैं उसी स्टिक को ऐसे रख के ऐसे प्रेस करूंगा तो वो इजीली नहीं टूटेगी। इसका मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। तो मटेरियल क्या यूज करना है, क्या डिजाइन बनाना है, एंड इट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इटसेल्फ, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नीचर्स। यहाँ पर ये हमारी जो ज्योमेट्री है इसका काफी रोल है। दिस इज द यूज ऑफ ज्योमेट्री, कि हम किस तरीके से ज्योमेट्री यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो हमारी डेली लाइफ में लाइन्स एंड एंगल्स कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स इन आवर डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में अगर मैं बोलूं एक रोड क्रॉसिंग अगर है वहां पर भी इतना ज्योमेट्री है जो आज तक कोई नोटिस ही नहीं करता। अगर नोटिस करने आए तो हर एक पॉइंट पर ज्योमेट्री है। यानी कि अगर तुम एक रेड लाइट पर रुकते हो, उसके बाद फिर तुम स्टार्ट लेते हो ग्रीन लाइट होने पर जेब्रा क्रॉसिंग से, उसके बाद तुम लेफ्ट जाते हो, राइट जाते हो, अगर तुम व्हीकल में हो तुम रोड पर स्ट्रेट जाते हो, वहां पर ज्योमेट्री है। उसके बाद क्रॉसिंग आने पर तुम लेफ्ट जाते हो, राइट जाते हो, वहां पर भी ज्योमेट्री अप्लाइड है। वो हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हम, मतलब वो चीजें जहां पर तुम सोच भी नहीं सकते, लाइन्स एंड एंगल्स कहां कहां पे यूज हो रहा है, जो तुमने आज तक नोटिस नहीं करी होगी, बट
Here I am to make you able to notice those lines and angles in our daily life. तुम्हारे डेली लाइफ में जो तुम मटेरियल्स यूज करते हो, ऑब्जेक्ट्स यूज करते हो, वहां पर ज्योमेट्री कैसे अप्लाइड है, लाइंस एंड एंगल्स किस तरीके से अप्लाइड है, वो हम आज देखेंगे. सो हमारी डेली लाइफ में किस किस तरीके से हम यूज करते हैं. लाइंस एंड एंगल्स आर इंक्लूडेड इन नियरली एवरी फेस ऑफ आवर डेली लाइफ. मतलब हम अगर चेयर पर बैठे हैं उसमें भी ज्योमेट्री अप्लाइड है, हम बेड पर लेटे हैं उसमें भी ज्योमेट्री अप्लाइड है. मतलब हर जगह पर ज्योमेट्री अप्लाइड है. तो अब हम देखते हैं कैसे हम यूज करते हैं उसको, कहां कहां पर हम यूज करते हैं. सी, लाइंस एंड एंगल्स आर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर्स बाय कारपेंटर्स. फर्नीचर्स बनाते हैं कारपेंटर, वहां पर वो ज्योमेट्री यूज करते हैं. अगर वो पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस अगर वो यूज ना करें तो उनका जो चेयर है वो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा. और अगर चेयर का डिजाइन अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो क्या होगा, जैसे कोई पर्सन उस चेयर पर बैठेगा चेयर टूट जाएगी और वो गिर जाएगा. राइट. तो यहां पर हमारा ज्योमेट्री अप्लाइड होता है. सो लाइंस एंड एंगल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स बाय कारपेंटर. लाइक यहां पर मैंने ये चेयर लिया, इस चेयर के अंदर कहां पर ज्योमेट्री अप्लाइड है. अगर तुम यहां पर देखोगे तो तुम्हें सिर्फ एक चेयर नजर आ रही है, बट यहां पर अगर हम ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं. सी, दिस इज अ लाइन, दिस लेग इज अ लाइन. ये मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, सो इट इज अ लाइन सेगमेंट, बट अ लाइन इज इन्वॉल्व हियर. राइट. यहां पर भी ये लाइन है, ये एक लाइन है, ये तो हमने लाइंस ली. अब यहां पर एंगल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं. सी, ये वाली आर्म और ये वाली जो आर्म है इसके अंदर दो एंगल्स बन रहे हैं. एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है. तो इन एंगल्स को भी हम देख सकते हैं. यानी ये वाली आर्म और ये वाली आर्म आर मेकिंग दिस मच ऑफ एंगल. इस आर्म और इस आर्म में ये एंगल बन रहा है, इसमें और इसमें यहां पर भी ये एंगल बन रहा है. इसका मतलब लाइंस एंड एंगल्स किस तरीके से यहां पर अप्लाइड हैं हम इजीली देख रहे हैं. अब अगर हम चेयर को हटा दें तो व्हाट फिगर वी सी. अगर हम इस चेयर को हटा देते तो वी सी ये इस तरीके का फिगर हमें नजर आ रहा है. एंड 8th क्लास में भी तुमने पढ़ा होगा, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इट मेक्स 8 एंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स. तो वो एंगल्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं. बिल्कुल सेम यही फिगर हमारी यहाँ पर है जो कि हम ज्योमेट्री में हम देखते हैं, वो हम इस टाइप की शेप देखते हैं. राइट. तो ये है हमारा चेयर जहां पर हमारा ज्योमेट्री अप्लाइड है. सो लाइंस एंड एंगल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स बाय कारपेंटर. नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कहां पर इसका रोल है. लाइंस एंड एंगल्स आर यूज्ड इन प्रोडक्ट डिजाइन. प्रोडक्ट डिजाइन में भी यूज होता है. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्रोडक्ट डिजाइन अगर हम ज्योमेट्री को कंसीडर अगर ना करें तो क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा रिलायबल नहीं होगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा. तो उसके लिए हम ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं. उसके लिए हम यहाँ पर एक ये लेते हैं सोफा बेड. इसके अंदर हम देखें वैसे तो हमें क्या ये सोफा सेट नजर आ रहा है, बट यहां पर ज्योमेट्री कैसे अप्लाइड है. दिस इज अ लाइन, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है. मतलब ये वाला जो पार्ट है दिस इज अ लाइन. इसके और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. ये एक लाइन है, दिस इज लाइन. ये लाइन इसके साथ और इसके साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है. अब अगर ये 90 डिग्री पर अगर ना हो, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल अगर 90 डिग्री नहीं है, कोई भी एंगल्स हैं, तो क्या होगा, जो डिजाइन है उसका एक तो गुड लुकिंग नहीं होगा, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ पर भी फर्क पड़ेगा. तो इस यहाँ पर देखने में ये सोफा सेट कितना अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री अप्लाइड है, लाइंस एंड एंगल्स अप्लाइड है. इसकी वजह से जो इसका डिजाइन है वो कितना अच्छा है. इसी तरीके से अगर हम देखें ज्योमेट्री, सीजर हम यूज करते हैं, सीजर में भी ज्योमेट्री अप्लाइड है. लाइक ये एक लाइन, दिस इज अ लाइन. तो यहां पर भी हमारा ज्योमेट्री अप्लाइड है. दोनों लाइंस के बीच में ये हमारा एंगल है जो कम ज्यादा हो जाता है. जब जैसे जैसे हम सीजर यूज करते हैं तो ये एंगल हमारा चेंज होता है. बट इन प्रोडक्ट डिजाइन वी यूज लाइंस एंड एंगल्स. इसी तरीके से अगर हम देखें
लाइन्स एंड एंगल्स आर यूज बाय आर्किटेक्ट्स फॉर डिजाइन एंड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जो मेन रोल है ज्योमेट्री का, इट इज इन डिजाइनिंग द बिल्डिंग मैप एंड इन डिजाइनिंग द रोड मैप, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। तो यहां पर ये हमारा जो है लाइन्स एंड एंगल्स यूज होता है। इसके लिए हम देखते हैं, अगर हम एक छोटा सा अगर झोपड़ी भी बनाना है तो उसका भी रूफ बनता है। अगर उसका रूफ बनता है तो उसके बीच में भी अगर एंगल हमारा एक्यूरेट ना हो तो क्या होगा, रूफ टेढ़ी मेढ़ी होगी और सही तरीके से डिजाइन नहीं होगी और जल्दी वो टूट भी सकती है। तो ये है हमारा पुटिंग अप अ रूफ। अगर हम एक रूफ भी डिजाइन करते हैं एक हाउस की, तो यहां पर ये हमारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। दिस इज द एंगल, यानी एक ये स्लांटिंग एंड दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल है। ऑब्जर्व करके देखो, अगर ये एंगल में चेंज कर दो तो रूफ कैसा बनेगा, राइट। तो यहां पर भी हमारा लाइन्स एंड एंगल्स अप्लाइड है। और हम कहां पर अप्लाई करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, ये हमारा लाइन है, राइट। तो यहां पर हम लाइन यूज कर रहे हैं। दूसरा जो डिजाइन है इस बिल्डिंग का, इसमें हम देख रहे हैं दिस इज अ लाइन और एक ये भी लाइन जा रही है, दिस इज ऑल्सो अ लाइन। सो इट इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। तो आर्किटेक्ट्स वगैरह बहुत यूज करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। मैप जो है वो डिजाइन ही नहीं कर सकते अगर वो लाइन्स एंड एंगल्स को कंसीडर ना करें। आगे हम देखते हैं और हमारा जो डेली लाइफ में जो हम ऑब्जर्व करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स को, वो कहाँ कहाँ करते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स आर यूज इन रेलवे क्रॉसिंग्स। रेलवे क्रॉसिंग्स के लाइन्स एंड एंगल्स यूज होता है। किस तरीके से, तुमने रेलवे लाइन देखा होगा, रेलवे लाइन, ये हमारा रेलवे लाइन है। देखने को तो रेलवे ट्रैक नजर आ रहा है, बट दे आर लाइन्स। रेलवे ट्रैक क्या है, लाइन्स हैं। इसी तरीके से रेलवे क्रॉसिंग अगर देखी होगी, रेलवे क्रॉसिंग क्या होती है, दीज आर ऑल्सो लाइन, दीज आर ये जो है हमारा दिस ट्रैक इज मेड अप ऑफ पैरेलल लाइन्स एंड दिस इज पैरेलल एज वेल एज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये हमारा रेलवे ट्रैक पर भी लाइन्स एंड एंगल्स यूज हो रहा है। ये हमारे एंगल्स बन रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। सो लाइन्स एंड एंगल्स आर यूज इन हर डेली लाइफ। मतलब अबाउट जो भी चीज हम देखते हैं वहां पर लाइन्स एंड एंगल्स अप्लाइड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो लाइन्स एंड एंगल्स हम कहाँ कहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, हमारा जो स्टार्ट हुआ था इसी फिगर से हुआ था। अब ये क्रॉसिंग है, मैंने बताया था कि क्रॉसिंग अगर हम देखें वहां पर हमारा लाइन्स एंड एंगल्स किस किस तरीके से यूज होता है, राइट। हाउ डू लाइन्स एंड एंगल्स वर्क, लाइन्स एंड एंगल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, देखते हैं। द आंसर इज दैट लाइन्स एंड एंगल्स आर एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे आसपास लाइन्स एंड एंगल्स हर जगह पर अप्लाइड है। व्हेन यू स्टॉप एट ऑन सिग्नल एंड देन मूव व्हेन द सिग्नल लाइट इज ग्रीन, अगर हम एक सिग्नल पर रुकते हैं और जैसे ही सिग्नल लाइट ग्रीन होती है उसके बाद हम मूव करते हैं, या तो हम लेफ्ट जा सकते हैं, या हम राइट जा सकते हैं, या हम स्ट्रेट जा सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 चॉइसेस होती हैं। सो देन यू ईदर टेक अ लेफ्ट एंगल टर्न और राइट एंगल टर्न और मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर भी हमारा ज्योमेट्री अप्लाइड है। अब इस क्रॉसिंग का मैंने ये टॉप व्यू लिया हुआ है, ऊपर से हम देखें यहाँ पर किस तरीके से हमारा लाइन्स एंड एंगल्स कहां कहां पे यूज हो रहा है, जो तुम सोच भी नहीं सकते कि कहां पर यूज हो रहा है। ऑब्जर्व करते हैं। सी रोड्स पर ये देखे होंगे स्ट्राइप्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग स्ट्रेट होती है, मतलब दीज आर इन लाइन्स। दूसरा ये वाला हम देख रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग, ऐसा तो नहीं है कि जेब्रा क्रॉसिंग ये टेढ़ी मेढ़ी जैसे मर्जी डाल देते हैं, नहीं, दे आर पैरेलल। जो रोड लेंथ है उसके पैरेलल होती है। तो यहां पर हमारा ये लाइन यूज हो रहा है, राइट। फिर दूसरा दे आर परपेंडिकुलर, मतलब ये अगर हम यहां पर लेफ्ट टर्न ऐसे आते हैं और लेफ्ट टर्न लेते हैं तो दे आर परपेंडिकुलर। तो दिस जेब्रा क्रॉसिंग एंड दिस जेब्रा क्रॉसिंग आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हम यहां पर कहां पर देख रहे हैं, सी ये जो डिवाइडर है यहां पर ये स्ट्रेट लाइन में है। अब ये जो डिवाइडर है ये डिवाइडर है, दिस इज ऑल्सो इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा लेफ्ट टर्न है एट राइट एंगल, तो इसका मतलब दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर्स हो जाएंगे। और हम यहां पर कहां पर देख रहे हैं,
यहां पर कहीं हम ऑब्जर्व कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स? यस, वी आर ऑब्जर्विंग लाइंस एंड एंगल्स। लाइक ये जो स्ट्राइप है ये इस लाइन का लॉन्ग है एंड दिस स्ट्राइप इज अलोंग दिस लाइन एंड बोथ द स्ट्राइप्स आर मेकिंग दिस मच ऑफ एंगल। ये एंगल हमारा यहां पर ये फॉर्म हो रहा है, राइट? तो यहां पर भी हमारा ज्योमेट्री अप्लाइड है। दूसरा, अब ये जो लाइंस हैं ये इन लाइंस के साथ कौन कौन से एंगल्स बना रही है? सी, ये वाला जो लाइन है वो इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, इस लाइन के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है। दूसरा, इस लाइन के साथ ये वाला लाइन ये एंगल फॉर्म कर रहा है, यहां पर ये एंगल फॉर्म कर रहा है। हेयर दिस इज द एंगल। अब मतलब अब अगर हम इसको क्रॉसिंग को ना देखें, हम सिर्फ लाइंस एंड एंगल्स को देखें तो हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स नजर आ रही है। सी, यहां पर ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब लाइंस एंड एंगल्स ही हमें नजर आ रही है। और हम यहां पर ऑब्जर्व करें, कहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहां पर सी, ये तो हमारे एंगल्स हो गए। एंड नेक्स्ट जो है यहां पर जो ये हमारा देखा होगा रोड्स पर हमारे पोल्स लगे होते हैं, सिग्नल बोर्ड्स लगे होते हैं। तो ये जो सिग्नल बोर्ड है वो रोड पर परपेंडिकुलर होता है, कभी टेढ़ा तो नहीं देखा होगा। जो सिग्नल बोर्ड है वो इस तरीके से रोड पर परपेंडिकुलर होता है, ऐसे नहीं होता या ऐसे नहीं होता। सो दिस बोर्ड, सिग्नल बोर्ड इज परपेंडिकुलर टू द रोड। सो यहां पर हमारा लाइंस एंड एंगल्स यूज हो रहा है। तो लाइंस एंड एंगल्स हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा हर जगह पर लाइंस एंड एंगल्स यूज हो रहा है। अगर हम एक नॉर्मल से क्रॉसिंग की, अगर एक छोटी सी क्रॉसिंग है, ये बहुत बड़ी क्रॉसिंग नहीं ली है, छोटी सी क्रॉसिंग पर कितना हमारा लाइंस एंड एंगल ज्योमेट्री अप्लाइड है, तो ये हम यहां पर देख रहे हैं। ये सब जो डिजाइन है ये ऐसे नहीं करते कि आए और ये स्ट्राइप्स बना दी, ऐसा नहीं होता। ये पहले इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, उसका मैप बनाते हैं, एक मैप तैयार करते हैं, फिर उसके बाद मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमारा लाइंस एंड एंगल्स अप्लाइड है, ज्योमेट्री अप्लाइड है। तो अब हम अपना जो मेन ज्योमेट्री है यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यहां तो हमने देखा कि हमारा लाइंस एंड एंगल्स का यूज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन की। व्हाट इज अ लाइन? अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। जैसा कि मैंने बताया था जो लाइन है वो वन डायमेंशनल होती है, बिकॉज लाइन का कोई भी थिकनेस नहीं होता। जो लाइन है वो ब्रेथलेस होती है, उसका सिर्फ लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होती। दैट इज वाई वी कॉल इट वन डायमेंशनल। अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर that has no thickness and extend endlessly in both the direction। यानी दोनों डायरेक्शन में हम उसको एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? लाइन होता है। सो लाइन हमारा क्या है? अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इनफिनिटली इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एंड सेकंड, इट इज वन डायमेंशनल एंड हैज नो थिकनेस। मतलब मैंने क्या कहा, ये जो एक डेफिनेशन है मैंने इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। इस डेफिनेशन में हमें दो चीजें, दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। वन, इट इज वन डायमेंशनल फिगर, सो इट इज वन डायमेंशनल एंड हैज नो थिकनेस। एंड सेकेंड, इट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड इनफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन। लाइक दिस इज अ लाइन। ये हमारा एक लाइन है जो कि दोनों एंड्स पर एंडलेसली एक्सटेंड हो सकता है। ये हमारा जो लाइन है, लाइन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? लाइन ए बी, इस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हैं। और सिंपली हम क्या करते हैं ज्योमेट्री में, हम जस्ट ए बी से मार्क कर देते हैं। हम ऊपर डबल साइडेड एरोज नहीं डालते हैं, टू पॉइंटेड एरोज, बिकॉज क्वेश्चन जब करते हैं तो इतना ध्यान नहीं रहता और इतना कोई जरूरी नहीं होता। But the proper way of representing a line is like this, AB and ऊपर line। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट। सो लाइन सेगमेंट इज व्हाट? अ पार्ट ऑफ अ लाइन। और अ पार्ट ऑफ अ लाइन इसका मतलब जो इसके एंड पॉइंट्स हैं वो डिफाइंड होंगे, इसका एक पर्टिकुलर लेंथ होगा। अ पीस और पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स, यानी जिसके अ पीस और अ पार्ट ऑफ अ लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं। अनलाइक अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ। जैसे लाइन का कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता, एक्सटेंडेड इनफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन, बट लाइन सेगमेंट का एक डेफिनेट
लेंथ होता है बिकॉज इट्स टू एंड पॉइंट्स आर डिफाइंड. नाउ दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी. लाइन सेगमेंट को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? लाइन सेगमेंट को हम डिनोट करते हैं लाइक दिस. This is the line segment AB and it is a part of a line. Line segment is a part of this line. So, line segment को हम कैसे define करेंगे? It has two end points and its length is definite, मतलब length इसकी fix है. दूसरा, it is a part of a line. Next अब हम देखते हैं ray. ray हमारी क्या होती है? ray होता है जिसका starting point तो defined है but end point defined नहीं है. वन डायरेक्शन में ये इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकती है. अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट, मतलब रे भी जो है वो एक लाइन का ही पार्ट है बट इसका एक एंड पॉइंट डिफाइंड है और एक नहीं है. लाइक दिस इज अ रे विद वन एंड पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर उसके बाद ये एक्सटेंड होगी. सेकेंड जो एंड है ये वाला वो डिफाइंड नहीं है, जितना मर्जी ये एक्सटेंड हो सकता है. लाइक ए बी. रे को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से. दिस इज अ रे ए बी एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन. रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन. नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट्स की बात करते हैं. कॉलिनियर पॉइंट्स. कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जो वन डायरेक्शनल है, मतलब एक ही लाइन पर लाई करते हैं, जो कि अगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करें एंड इफ यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब वो पॉइंट्स हमारे क्या हैं? collinear. If three or more points lie on the same line, then they are collinear. Two points are always collinear. दो points हमेशा collinear होंगे. अगर मैं दो points लेता हूं, इनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये हमेशा एक ही लाइन पे लाई करेंगे. Whether the points are like this, तो ये हमेशा collinear होंगे. तो थ्री points collinear है या नहीं है? अगर थर्ड पॉइंट यहां पर है, then these three points are not collinear. तो इसीलिए हमने यहां पर डेफिनेशन में लिया थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉलिनियर. अदरवाइज अगर वो कॉलिनियर नहीं है तो दे आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. अगर वो कॉलिनियर नहीं है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. लाइक हम यहां पर ये थ्री पॉइंट्स लेते हैं ए बी एंड सी. अगर हम एक लाइन लें और लाइन को इन पॉइंट्स के ऊपर रखें, जैसे मैं ए बी के ऊपर एक लाइन को रखता हूं, अगर पॉइंट सी भी उसी पर आता है, यानी अगर वो लाइन जो ए बी से पास कर रही है अगर वो सी से भी पास कर जाती है, इसका मतलब ये जो थ्री पॉइंट्स है ये कॉलिनियर हो जाएंगे. लेकिन ए बी से जो लाइन पास कर रही है या बी सी से जो लाइन पास कर रही है वो पॉइंट डी से पास नहीं कर रही. इसका मतलब पॉइंट्स बी सी डी और ए बी सी डी आर नॉट collinear. A, B, C are collinear, but A, B, C, D are not collinear. They are non-collinear points because D point is not lying on the line. अब हम बात करते हैं एंगल की. एंगल हमारा किस तरीके से फॉर्म होता है? एंगल जो है वो टू रेज से फॉर्म होता है. टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल. एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज. मतलब टू नॉन कॉलिनियर रेज अगर हम यूनियन कर दें, कंबाइन कर दें, यानी कि उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो अगर हम सेम कर दें, यानी विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, देन वो जो रेज हैं वो एक एंगल फॉर्म करेगी लाइक दिस. ये जो दो रेज हैं इनका ये जो पॉइंट है दिस इज कॉमन, तो ये हमारा एक एंगल फॉर्म हो गया, एंगल ए ओ बी. एंड एंगल को राइट करने का जो मेथड है वो क्या है? किस तरीके से हम लिखते हैं? एंगल साइन ए. जहां पर भी हमारा वर्टेक्स है, जो भी वर्टेक्स लेटर है एंगल का, वो हमेशा सेंटर में लेंगे. एंगल ए ओ बी हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं. इधर ए ओ बी और बी ओ ए, जिस मर्जी तरीके से हम इसको नेम कर सकते हैं. तो ये जो है हमारा दिस इज एंगल ए ओ बी. तो ये हमारा होता है एंगल. अब इस एंगल की मेजरमेंट हमारी क्या होती है? एंगल्स को हम किस में मेजर करते हैं? डिग्रीज में मेजर करते हैं. यानी दोनों जो आर्म हैं वो कितना अपार्ट हैं, उसका जो वैल्यू है इज द मेजर ऑफ एन एंगल. सो द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट अनदर रे
अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट अनदर रे, मतलब इफ दिस इज अ रे, एक और ये रे है, ये इसके ऊपर कितना रोटेट करती है, उससे ये हमारा क्या फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है। अगर कम रोटेट करती है तो एंगल कम होगा, ज्यादा रोटेट करेगी एंगल ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो हमारा एंगल है वो हमारा क्या है, एंगल इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट अनदर रे विद अ कॉमन वर्टेक्स एंड इट इज द मेजर ऑफ द एंगल। यानी जितना भी उसने रोटेट कर रहा है वो ही उसका मेजर ऑफ एंगल होगा। और एंगल को हम मेजर करते हैं किसमें, डिग्री में मेजर करते हैं। तो डिग्री इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एंगल जो है वो तुम क्लास 11 में पढ़ोगे। स्टैंडर्ड जो डिग्री है एंगल मेजर करने की वो होता है रेडियन। बट यहाँ पर जो अभी हम एंगल्स मेजर कर रहे हैं वो क्या है, डिग्रीज के अंदर एंगल मेजर करते हैं। तो एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। अब एंगल्स की टाइप्स हमारी क्या है, कितने टाइप के हमारे एंगल्स होते हैं, लेट्स सी कि कितने कितने टाइप के हमारे एंगल्स होते हैं। जैसा कि टाइप्स ऑफ एंगल्स का नाम आते ही तुम्हें पता चल गया होगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे कुछ एंगल्स हैं जो न्यू होंगे, बट हम स्टार्टिंग जो है वो वहीं से करेंगे रिवीजन, क्योंकि क्वेश्चंस में अप्लाइड रहता है। तो हम क्या करते हैं कि सर्कुलर पार्ट लेते हैं, दिस इज अ सर्कल, एंड इस सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, सी दिस इज 0 डिग्री एंगल, ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 एंड दिस इज 360 डिग्री। हमें ये पता है कि जो हमारा कंप्लीट रोटेशन है, कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। हमने क्या करा, इस 360 डिग्री एंगल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में, एंड ईच पार्ट इज अ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। 0, 90, 180, 270 एंड 360, मतलब 90 प्लस करते जाएंगे। 90 प्लस 90 इज 180, 180 प्लस 90 इज 270, 270 प्लस 90 इज 360। तो ये जो है हमारा, हमने इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री, दिस इज अ राइट एंगल जिसका मेजरमेंट हमारा 90 डिग्री है, दिस इज अ राइट एंगल। यानी राइट एंगल का जो हमारा मेजरमेंट है वो हमारा कितना होगा, दिस इज 90 डिग्री। यानी राइट एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं सेकेंड एंगल जो है हमारा, वो क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, जो एंगल हमारा 90 से छोटा होगा वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। एंगल जब भी हम मेजर करते हैं 0 डिग्री पर, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो जो भी एंगल 90 से छोटा होगा वो कहां होगा, इसके और इसके बीच में ही उसकी आर्म लाई करेगी। जो सेकंड आर्म है एंगल की वो इस आर्म और इस आर्म के बीच में लाई करेगी, तो वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री से अगर इधर की साइड चलते हैं 0 की तरफ, राइट, तो वो हमारा 90 से छोटा हो जाएगा, और अगर हम इस साइड चलेंगे तो वो 90 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारा जो एक्यूट एंगल है इट इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। दिस इज द एंगल, acute angle, this is always less than 90 डिग्री। 90 से अगर छोटा है हमारा वो क्या होगा, acute angle होगा। देन वी हैव obtuse angle। obtuse angle जो कि 90 से ग्रेटर होगा, यानी कि 90 और 180 के बीच में लाई करेगा। अगर एंगल हमारा 0 और 90 के बीच में लाई करता है तो वो हमारा acute है, 90 के इक्वल है तो वो हमारा राइट एंगल है। तो हम इसको यहाँ पर दिस इज greater than 0 degree and less than 90 degree. Obtuse angle is more than 90 but less than 80 degree. तो जो obtuse angle है ये हमारा क्या होगा, this is greater than 90 degree but less than 180 degree. ये हमारा क्या होगा, obtuse angle होगा। This is obtuse angle. Now straight angle। स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होगा, जो कि हमारा
जो बेस लाइन है एक एंगल की, यानी जो दोनों आर्म है एंगल की वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, वो हमारा स्ट्रेट एंगल होगा। और स्ट्रेट एंगल जो है वो हमारा 180 डिग्री का होता है। दिस इज 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर जो एक्यूट था, सी राइट एंगल 90 था, एक्यूट एंगल क्या था, 90 से छोटा बट 0 से ग्रेटर। ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 लेस देन 180। राइट स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद हमारा एक और एंगल आता है इस रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारा क्वेश्चंस में भी यूज होगा, रिफ्लेक्स एंगल। अगर हम 180 तक आते हैं तो वो हमारा स्ट्रेट एंगल था 180 डिग्री। अगर एंगल 180 से ज्यादा हो जाता है, यानी मोर देन 180 लेस देन 360, कोई भी एंगल अगर 180 और 360 के बीच में लाई करता है वो हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। सो दिस इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, मतलब 180 और 360 के बीच में। यानी यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहां तक, मतलब ऐसे अगर हम आते हैं, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। एंड उसके बाद हमारा आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमारा क्या है, जो कि वापस से रे जो है घूमकर वापस अपनी जगह पर अगर आ जाती है वो हमारा बन जाता है कंप्लीट एंगल। यानी कि ये यहां से चली और घूमकर वापस यहां आ गई। तो यहां से अगर हम चलते हैं और घूमकर वापस आ जाते हैं इस तरीके से, तो दिस इज 360 डिग्री एंगल। दिस इज नोन एज द कंप्लीट एंगल। अब ये थी हमारी, ये तो हमने जो टॉपिक है पहले भी करे हुए एंगल्स की टाइप। अब हमारा नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री भी एज यू नो, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। Two angles are said to be complementary if the sum of their measurements is 90 degree. If I take an angle x and I take another angle y, if their sum is 90 degree, then the two angles x and y are complementary of each other. They are complementary of each other. X is complement of y and y is complement of x। तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, अगर मैं कहता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 दैट इज 60, यानी 30 प्लस 60 इज 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे क्या होते हैं, जिनका सम हमारा 90 डिग्री होता है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर मतलब हियर 30 degree is complementary angle of 60 degree and 60 degree is complement of 30 degrees. So both the angles are complement of each other. For example, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, find the complementary angle, find the complementary angle of 40 degree। तो अगर हम लेट कर लें, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x, लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इज x, देन देयर सम इज व्हाट, 90, यानी x प्लस 40 इज इक्वल टू 90। सो x इज इक्वल टू 90 माइनस 40, x is equal to 50 degree. So 50 degree is the complementary angle of 40 degree. Complementary angles के बाद आता है हमारा supplementary angles. Supplementary angles हमारे क्या होते हैं, if the sum of two angles is 180 degree, they are supplementary angles and each angle is known to be the supplement of the other angle. Two angles are said to be supplementary if the sum of their measurements is 180 डिग्री। अगर उनके मेजरमेंट्स का सम अगर 180 डिग्री है, देन दे आर द सप्लीमेंट्री एंगल। जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री में सम ऑफ द टू एंगल्स कितना था, 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ द टू एंगल्स विल बी
180 डिग्री। तो अगर हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर सकते हैं। एंड टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। एन एंगल इज ट्वाइस इट्स supplementary angle. Find the angle. एक एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का ट्वाइस है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो लेट द एंगल बी x, लेट द एंगल बी x, then its supplementary angle, its supplementary angle is equal to 180 minus x, because supplementary angles में क्या होगा, दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस x। तो इट्स सप्लीमेंट इज 180 माइनस x एंड रिलेशन हमें क्या गिवन है, एन एंगल इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यानी x इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सॉल्व कर दें, x इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो 120 डिग्री एंगल इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। 120 का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होगा, 180 माइनस 120 इज 60 डिग्री, एंड इसका अगर हम ट्वाइस करेंगे विल गेट द एंगल बैक 120 डिग्री। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है एडजेसेंट एंगल। यहां से अब हमारा मेन स्टार्ट हो जाता है, यहां से काफी इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, एडजेसेंट जैसे वर्ड से क्लियर है, एडजेसेंट यानी कि साथ साथ जो है, राइट। तो टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कब बोलेंगे, लाइक यहां पर मैं एडजेसेंट एंगल्स ड्रॉ करता हूं। लाइक ये मेरा एक एंगल AOB है, बीच में मेरा ये एक एंगल, यानी हियर आई कैन सी 3 एंगल्स। एंगल AOB, एक तो मुझे एंगल AOB नजर आ रहा है, एंड देखो यहां पर और कौन कौन से एंगल नजर आ रहे हैं, एंगल BOC नजर आ रहा है और एक एंगल AOC नजर आ रहा है। यानी यहां पर हमें 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं। अब इन तीनों में से कौन से हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे। एडजेसेंट एंगल्स हम कैसे डिसाइड करते हैं, फर्स्ट थिंग दे हैव द सेम वर्टेक्स। उनका जो वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए। लाइक यहां पर ये तीनों एंगल जो मैंने यहां पर मार्किंग करी है, AOB, BOC, AOC, दे हैव द सेम वर्टेक्स O, सेम वर्टेक्स O। यानी एडजेसेंट एंगल्स हमारे कब होंगे, व्हेन दे हैव द सेम वर्टेक्स। लेकिन सिर्फ सेम वर्टेक्स होने से एडजेसेंट नहीं हो जाएंगे, दे हैव अ कॉमन आर्म, उनमें एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। अब अगर हम कॉमन आर्म की बात करें तो एंगल AOC एंड COB में OC कॉमन हो गया, एंगल AOB एंड COB में OB कॉमन हो गया, एंड एंगल AOB एंड AOC में AO कॉमन हो गया। मतलब कोई ना कोई साइड तो हमारी कॉमन नजर आ रही है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को देखता हूं, यहां पर मुझे OB कॉमन नजर आ रहा है, ये OB कॉमन है। अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो यहां पर मुझे OC कॉमन नजर आ रहा है, और अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो मुझे AO कॉमन नजर आ रहा है। यानी कि सेम वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है। तो भाई इनमें से एडजेसेंट एंगल्स कैसे पता चलेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ये जो कॉमन आर्म है हमारी OC, ये अनकॉमन आर्म्स के बीच में होनी चाहिए। देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। यहां पर जो है ये अगर मैं कॉमन आर्म लेता हूं तो जो अनकॉमन आर्म है वो दोनों साइड पर है, एक लेफ्ट पर है और एक राइट पर है। अगर मैं OB को कॉमन लूंगा तो मेरी जो दोनों अनकॉमन आर्म्स है वो लेफ्ट पर है,
अगर मैं AO को कॉमन नाम लूंगा तो मेरी OC और OB जो अनकॉमन नाम है वो राइट पर है। यानी 3 केसेस हैं, 2 केसेस में जो कॉमन नाम है उसके सेम साइड पर अनकॉमन नाम्स लाई कर रही है, बट एक केस ऐसा है जहां पर जो अनकॉमन नाम्स है वो दोनों साइड पर लाई कर रही है, एक लेफ्ट पर लाई कर रही है और एक राइट पर लाई कर रही है। तो वो हमारा एडजेसेंट एंगल्स का पेयर होगा जहां पर जो अनकॉमन नाम्स है वो कॉमन नाम्स के दोनों साइड पर लाई करेंगे। सो पॉइंट इज they should have the common vertex, they have a common arm, and the important point is their non-common arms are on either side of the common arm, यानी कि जो uncommon arm है वो common arm के दोनों साइड पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ही हमारे यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे। अब हम यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स हमारे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। AOC and angle BOC, they have a common arm OC and the uncommon arms are on either side of the common arm, यानी जो common arm है वो uncommon arms के बीच में लाई कर रही है, तो वो हमारे क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो यहां पर ये जो दो एंगल्स का पेयर है दे आर एडजेसेंट एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हमारा क्या होता है? लीनियर पेयर, लीनियर मतलब स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट एंगल। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब वो हमारे क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। लाइक टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिट रेस। अगर एडजेसेंट एंगल्स की जो अनकॉमन आर्म्स हैं अगर वो ऑपोजिट रेज हैं, इसका मतलब स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा। लाइक ये दो हमारे एडजेसेंट एंगल्स नजर आ रहे हैं, एक एंगल हमारा ये है और एक ये है, दिस इज द कॉमन आर्म एंड दीज टू आर द अनकॉमन आर्म्स जो कि कॉमन आर्म के दोनों साइड पर हैं, एक लेफ्ट पर है और एक राइट पर है। एंड दीज टू अनकॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट रेस। ये जो अनकॉमन आर्म्स है ये हमारी ऑपोजिट रेस हैं, जो OA एंड OB आर ऑपोजिट रेस, OA एंड OB आर ऑपोजिट रेस, तो ये एडजेसेंट भी हैं, अनकॉमन आर्म्स ऑपोजिट रेस हैं, इसका मतलब ऑपोजिट रेस स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, इसका मतलब दे आर लीनियर पेयर। सो इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर अगर मैं AB को अगर मैं कंसीडर करता हूं, AB is a line, straight है because AOB are collinear, AB is a straight line। अगर कोई भी रे अगर स्ट्रेट लाइन पर अगर एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म करेगी बिकॉज उसके एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एक ये लाइन है, अगर मैं यहां पर कोई भी एक रे फॉर्म कर देता हूं तो इसका और इसका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट एंगल है, तो इसका मतलब ये हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिट रेस। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के कॉन्वर्स होगा। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, और अगर सम ऑफ टू एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब दे आर ऑन द रे इज ऑन द स्ट्रेट लाइन, यानी जो अनकॉमन आर्म है वो हमारी ऑपोजिट रेस हो जाएंगी। फिर आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, जब भी दो लाइंस हमारी क्रॉस करती हैं हमारे टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेस। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेस यानी जो इनकी आर्म्स हैं ये टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेस फॉर्म करेंगे। जैसे ये है इसके ऑपोजिट ये हो गया, ये है इसके ऑपोजिट ये हो गया, तो ये जैसे हमारा है AOB एंड COD, तो OA के ऑपोजिट इज OB, OD के ऑपोजिट इज OC। सो हियर वी हैव टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेस। और सिंपली जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। दिस एंड दिस
vertically opposite, this and this is also vertically opposite angle. So we have two pairs of vertically opposite angles when two lines intersect each other. अब हमारा जो थ्योरम है 6.1 जो आज की क्लास में हमने करा वो सारा बेसिक्स करे हैं. जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा लाइंस एंड एंगल्स का, उसके अंदर हम थ्योरम से स्टार्ट करेंगे. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इस थ्योरम से हम नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे. उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 6.1 के एग्जांपल्स करेंगे एंड देन विल सॉल्व एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम एनसीईआरटी.